हर इंडियन मिडिल क्लास बच्चे की तरह मेरा भी सपना था कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊं, बट आई हैड नो आइडिया वो टाइम कब आएगा। जब पता चला कि IIM बैंगलोर अपने स्टूडेंट्स को फॉरेन एक्सचेंज पे भेजता है, तो बस मुझे पता था आई वांट दिस अपॉर्चुनिटी। फिर क्या, आई मेड श्योर आई हैड द रिक्वायर्ड CGPA एंड आई अप्लाइड, और मुझे फ्रांस की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल गया। पर मैं यहाँ पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ करने वाली हूँ। I will not only be living as a foreign exchange MBA student in France, but also going on crazy adventures, some solo and some with friends. साथ ही साथ मैं अपने bucket list के बहुत सारे आइटम्स टिक करने वाली हूँ। So from today, I'm starting my 50 days of exploring series. The idea is simple: exploring and appreciating life. Stay tuned every alternate day to be a part of this exploration with me. सेलिब्रेशंस तो तभी शुरू हो गए थे जब पता चला था कि हम एक्सचेंज पर जा रहे हैं, पर उसके साथ ही साथ इतनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। वीजा, इंश्योरेंस, कोर्स सिलेक्शन, पैकिंग। कोई ऐसी वैसी पैकिंग नहीं, विदेश में 4 महीने रहने लायक पैकिंग, और ऑफ कोर्स अपने बेस्ट कपड़े, और उसके साथ ही साथ पेटी भर के इंडियन खाना। और बस जैसे ही समय आया हम निकल लिए। जब मेरे बचपन के दोस्त मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे, उस दिन लगा था मैं बहुत ही लकी हूँ। काफी एंजाइटी और एक्साइटमेंट के साथ उन्हें अलविदा बोला और निकल पड़ी अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। सारे प्रोसेसेस सेम थे, बस इमिग्रेशन एक एक्स्ट्रा स्टेप था। उस दिन एयरपोर्ट पे बैठे बैठे मैं बस ये सोच रही थी कि कितने लोगों की हेल्प के बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। पेरिस के सुपर बिजी एयरपोर्ट पे लैंड करते ही हमने काफी लंबी लाइन में लग के अपने वीजा पे अराइवल स्टैंप लगवाया, और फिर लगेज की इस ढेरी से सक्सेसफुली अपना सारा लगेज कलेक्ट कर लिया। पेरिस एयरपोर्ट से पेरिस रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमने लिल के लिए ट्रेन ली। हमारी पहली यूरो रेल जर्नी तो काफी स्मूथ थी, पर लिल स्टेशन पे ऐसे मुंबई लोकल जैसी भीड़ बस काफी अनएक्सपेक्टेड। फिर लिल मेट्रो स्टेशन पे कुछ अनजान इंडियन स्टूडेंट्स की हेल्प लेकर मैं अपने एयरबीएनबी के नियरेस्ट स्टेशन तक पहुंची। अ स्मॉल वॉक एंड आई वाज देयर एट माय एयरबीएनबी। इट्स अ टिपिकल लिल हाउस विद ब्यूटीफुल रूम्स, एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन, एंड माय फेवरेट प्लेस, द मैजेस्टिक किचन, जहाँ पे आप मुझे बहुत सारी कुकिंग करते हुए देखने वाले हैं। Now that I'm pretty much settled in Lille, let me take you through a typical day of mine, which starts at the metro station in the morning. I take the metro to class and then walk around 1.5 kilometers. One difference in the classes is that every single class requires some interactive component with the other students. After class, we walk around campus. We always see people running and having a good time at cafes. Vegetarian लोगों के लिए food options बहुत कम है यहाँ. It's basically fruits and vegetables that you get at the cafeteria. And after class, that same walk and then the metro ride. घर जाने के रास्ते में मैं अक्सर एक ग्रोसरी स्टोर में रुकती हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक डिनर के लिए सामान खरीदती हूँ। Thanks to the Indian sauces and spices that I've got from home, I make decent dinner जो मैं मिकी के साथ बैठ के खाती हूँ, if I'm not that tired. But then on some days it's plain Maggie. एक वीक क्लास करने के बाद मैं निकल गई अपने पहले वीकेंड ट्रिप के लिए। It's 7 AM in the morning. I am in the Cantigny station waiting for a train to get to Lille Flanders. And then I'm going off to Belgium. खिड़की से बाहर देखते देखते और स्ट्रेंजर से बात करते करते मैं पहुंच गई गेंट, जहाँ पे I had a friend waiting to show me around the city. We walked around the city center, visited beautiful parks and also raided a thrift shop. और फिर एक कचाकच भरी हुई ट्रेन लेकर हम पहुंच गए ब्रूज, जहाँ पे हमने वॉक करते करते आधा शहर देखा, की फेमस कनाल बोट राइड की, और वॉक करते करते पहुंच गए एक रैंडम सी चर्च में, जहाँ पे लोकल से डच में बात की और जोडो सर ने हमें जगलिंग दिखाई। और फाइनली कुछ बेल्जियन डेलिकेसीज ट्राई करने के बाद वी एंडेड आवर बेल्जियम डे 1 एट द ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक सिटी सेंटर। विदेश में घर के खाने को कौन नहीं मिस करता, बट थैंक्स टू जोजो सर एंड हिज फ्लैटमेट आई गॉट द बेस्ट इंडियन घर का खाना एट देयर प्लेस इन गेंट। We walked around the city at night and Jojo sir showed me his favorite places in the city. और अगले दिन एक और ट्रेन जर्नी करके मैं निकल गई अगले बेल्जियन शहर को कवर करने, which was Brussels. As always, the tour started at the city center, after which I visited the famous monument of Manneken Pis. IIM इंदौर से एक्सचेंज पे आए कुछ नए दोस्त बनाए और उनके साथ फिर बाकी का शहर घूमा। We covered more historic places, ate good food, walked around the city, and finally found this beautiful church. इसके बाद हम गए the Royal Museum of Fine Arts और सारे आर्ट पीसेस को बैठ के एनालाइज किया। Finally, Belgian waffles with ice cream and this mesmerizing piano performance by a stranger at the station.
घूमने के साथ क्लासेस या क्लासेस के साथ घूमना, जो भी कह लो, पर रूटीन तो अब अच्छी तरह सेट हो गया है। वीकडेज पे क्लासेस, क्लास असाइनमेंट, सबमिशंस, कैफेटेरिया में लंच, क्लासेस के बीच में कॉफी और थोड़ा बहुत कैंपस में इधर उधर घूमना। जैसे ऑन दिस पर्टिकुलर डे आई एक्सप्लोर्ड द लाइब्रेरी एंड अटेंडेड अ क्लब ओरिएंटेशन इवेंट। यहाँ पे एक इवेंट ऐसा था जिसमें आई कुड पिक एनी ऑफ द बॉक्सेस और उस बॉक्स में जो होगा दैट वुड बी माई गिफ्ट एंड आई वॉन अ टोट बैग। Then there was this one event where we could make our own face scrub from household ingredients. And most of my weekdays end with me coming back home and cooking as Mickey watches. चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग एके प्राहा पहुंचने से पहले ही मुझे शहर से प्यार होने लगा था। ट्रेन से इतने सुंदर नजारे जो दिख रहे थे। बिना एक भी पल गवाए मैं निकल पड़ी यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज प्राग को एक्सप्लोर करने। Started with watching the Red Bull Curry event, जहाँ पे लोग अपने घर पे बनाई हुई कारों को चला रहे थे। उसके बाद प्राग कैसल के आसपास वॉक किया एंड फाउंड द लोकल टूरिस्ट मार्केट, जहाँ पे सोवेनियर से लेकर के अमेजिंग चॉकलेट्स, पेंटिंग्स और पोस्टकार्ड्स सब कुछ बिक रहे थे। चार्ल्स ब्रिज क्रॉस किया एंड सॉ सम एंटीक कार्स बीइंग ड्रिवन ऑन द cobbled roads. Tried pad thai and finished the day with shopping for next morning's breakfast. It's Prague Day 2 and let me take you to the biggest museum in Prague, the Narodny Museum. इस म्यूजियम की ब्यूटी और ग्रैंडियर का एहसास मुझे ये म्यूजियम घुसते ही हो गया था। But it was the central dome and the paintings around it that really got me staring. Started with the Hall of Minerals, जहाँ पे तरह तरह के common और rare minerals सजा कर रखे हुए थे। Then there was the Hall of Meteorites and the coolest thing about it was its ceiling and the fluorescent meteoritic rocks. Next we had the section for the most realistic extinct animals. और बच्चों को देख के मेरा भी इनके साथ फोटो खिंचाने का मन हो गया। We also saw some extraordinary wedding photo shoots here. इसके बाद भी कितने सारे sections बचे थे। But then I came to the central dome and decided to call it a day. It's Prague Day 3 और प्राग में टिपिकल टूरिस्ट की तरह और घूमने के बाद आज हम जा रहे हैं प्राग एयरपोर्ट टू कलेक्ट अ फ्रेंड who's just landed for his exchange term. एयरपोर्ट पे उसे कलेक्ट करके और 2 मिनट सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे प्राग की फेमस डेलिकेसी चिमनी केक खाने। तो गूगल मैप्स पे सर्च किया और 2 ट्राम्स चेंज करके हम पहुंच गए एक फेमस चिमनी केक शॉप। चिमनी केक इज बेसिकली अ हंगेरियन डेलिकेसी जिसका बेस इज प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग डो स्ट्रिप्स ऑन वुडन फायर एंड कैन बी सर्व with ice cream and some amazing toppings. My recommendation, chimney cake is definitely worth the hype. फिर satisfied पेट और मन के साथ we did a small night stroll और 2 tram change करके we reached home. The last 2 months have been crazy. I've crossed more countries than the number of Indian states I had visited in my entire life. And that meant countless hours on trains, buses, ferries, cars and walking. That meant jumping from one state to another every other day. That meant buying a lot of groceries and cooking because of course you're on a budget. That meant managing everything with classes and deadlines. And it also meant going through some uncomfortable situations. But they have also been the most beautiful and adventurous 2 months of my life. I've met so many new people, visited some of the most beautiful places on earth and learned so much about humans and about myself. Maybe that's why they say travel changes you. Let's get back to the 50 Days of Exploring series now. प्राग में म्यूजियम्स, पैलेसेस, चर्चेस और सीनरी देखने के बाद बारी थी वल्टावा रिवर में एक क्रूज राइड की। तो जैसे ही हमारी क्रूज आई हम गए उसके टॉप डेक पे जहाँ ठंडी हवा चल रही थी और वहाँ पे रियलाइज किया कि कोई भी ट्रिप उस जगह के कल्चर को एक्सप्लोर किए बिना पूरी नहीं हो सकती। So we decided to join a crazy pub crawl in Prague, which included tasks like pole dancing, drinking beer with a straw, making a human pyramid on the street, and wrapping someone into a mummy. और सारे टास्क करने के बाद we went to the final pub of the night, जहाँ समझ आया कि why is Czech Republic the highest per capita consumer of beer in the world. And I must say I had a great time even without the beer. After a good 5 days in Prague, it was time for the most awaited country on my list, Iceland. पर उससे पहले 2 ट्रेन चेंज करके मुझे पहुंचना था डसेल्डॉर्फ क्योंकि सबसे सस्ती फ्लाइट्स वहीं से थी। डसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास प्रिंट कराते वक्त आई met डैनियल और बात करके पता चला कि वो एक FPV ड्रोन क्रिएटर है जो अपने फ्रेंड्स के साथ आइसलैंड कंटेंट शूट करने जा रहा है। फिर लाउंज में आई met जतिन एंड दत्तिका who are also content creators on a trip to Iceland. मैं आज तक इतने क्रिएटर्स से पहले कभी नहीं मिली। ये तो पक्का था कि ये ट्रिप मेमोरेबल होने वाली है, पर आइसलैंड पहुंचने से पहले इतना कुछ हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारे फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।
If you haven't already guessed it, let me tell you what happened on our flight to Iceland. As always, बोर्ड करते ही मैं सो गई. I slept through almost the entire flight. पर जब अचानक से नींद खुली तो सब खिड़की के बाहर देख रहे थे. And you won't believe what we saw. The Northern Lights from our flight. इतने पैसे खर्च करके आइसलैंड आने का एक बहुत बड़ा कारण पूरा हो चुका था एंड आई वाज सो हैप्पी. फिर जतिन और लतिका के साथ उनकी रेंटेड कार पिक की एंड हैड वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑन अर्थ. लाइफ ही अजीब है ना, कभी कभी आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर कर लेते हो. थैंक्स फॉर द राइड. अगले दिन सुबह हॉस्टल में जल्दी ब्रेकफास्ट करके वी डिसाइडेड टू स्टार्ट आवर आइसलैंड जर्नी विद सेल्जा लिंडफॉस. करीब 2 घंटे की इस कार राइड में ही आइसलैंड की यूनिकनेस दिखने लगी थी. ऑल्सो सच लॉन्ग राइड्स बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आइसलैंड एक्सपीरियंस बिकॉज यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है. जस्ट लुक एट द व्यूज. And finally, we could see the waterfall from a distance. It certainly did not disappoint us. Waterfall के पास बहुत ठंड और पानी के छींटे थे, इसलिए हमने रेनकोट्स पहन लिए. फिर इस ग्रैंड वाटरफॉल के पानी में भीगते और कीचड़ में गिरते गिरते we had the most humbling experience. आइसलैंड में आज हम निकले हैं एक प्लेन रैक की तलाश में. द DC-3 प्लेन रैक इन आइविंटरहोल्ट. वो रहा वहाँ. अच्छी तरह उस प्लेन की जांच पड़ताल करके और उसके साथ दर्जनों फोटो खिंचवाने के बाद we decided to explore the fields nearby. Picked up wild flowers and grass, clicked crazy pictures and videos, danced like a pro, nailed chest bumps, successfully did a headstand, clicked a group selfie with the sky, and walked back with our hearts happy and full. दोस्तों के साथ सिंपल चीजें भी कितनी मजेदार हो जाती है ना. See you with the next Iceland adventure. Would you look up a random swimming pool in the Icelandic wilderness, read its reviews to make sure it's authentic, drive down to the location and convince your friends to join you with an extra pair of clothes, hike for around 30 minutes enjoying the unique views, get into the pool with the strangers already there enjoying the naturally heated water, have fun while soothing your body, come out almost freezing but knowing that this is exactly what you had dreamt of, and of course make steaming hot Maggie when you're back. In today's episode of Iceland Diaries, we are going to be exploring glaciers. And if you think it's too up close and personal already, well, you are in for a surprise because we are about to enter a glacier lagoon in a fancy boat. After a quick safety briefing, our boat cruised through the land and entered the lagoon. And Viola, we were in the magical glacier land of Jökulsárlón. With amazement and humility, we watched the beautiful glaciers, knowing that it's 10 times larger underneath the surface. On days like this, you really feel like a minuscule speck in this gigantic world, knowing there is way more to explore than you ever possibly could. ग्लेशियर्स को इतने पास से देखने के बाद अब बारी थी ग्लेशियर्स पे हाइक करने की. जी हाँ, आपने सही सुना, ग्लेशियर्स पे हाइक. और इसके लिए हम पहुंचे सोलेमायाकुल ग्लेशियर. हेलमेट्स, क्रैम्पॉन्स और अपनी आइस हैक लेके हम तैयार थे. ब्लैक वॉल्केनिक ऐश से कवर्ड ग्लेशियर्स को पार करने के बाद हम पहुंचे बेयर आइस पे. और हाँ, इस पे वॉक करना बहुत मुश्किल था. बट स्लोली वी गॉट अ हैंग ऑफ इट और बहुत मज़ा आने लगा. हमने वो फ्रेशली मेल्टेड वाटर अपनी बॉटल्स में भी भरा. बिलीव मी, वो बहुत ही मीठा था. द फीलिंग एंड द व्यूज, ओ माई गॉड. सो टेल मी, वुड यू वांट टू हाइक ऑन ग्लेशियर्स? जब हमें आइसलैंड की एक जियोथर्मली हीटेड स्ट्रीम के बारे में पता चला जिसके पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, तो डेफिनेटली वी हैड टू गो देयर. बट लाइक ऑल गुड थिंग्स, इसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी. वी हैड टू हाइक 4 hours टू रीच द स्ट्रीम. बट वंस वी गॉट इनटू द हीटेड वाटर, सारी थकान निकल गई. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रीम वर एट डिफरेंट टेम्परेचर. एक समय ऐसा भी था व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी वाज एट कंप्लीटली डिफरेंट टेम्परेचर कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ माई बॉडी. इतने ठंडे वेदर में इतने सूदिंग पानी में नहा करके मजा ही आ गया. इसके बाद तो द वे डाउन बिकेम अ पीस ऑफ केक. सो टेल मी, who would you go with to this geothermally heated stream? I showed you all my favorite things about Iceland, from the northern lights to the glaciers, the majestic waterfalls and the beautiful beaches, hot springs and geysers. But just a heads up, you'll also face some not so good things when in Iceland. It's always rainy and windy here, with average wind speeds crossing 20 kilometers per hour. And this causes a lot of accidents and damage to vehicles. Iceland is very, very costly, from flights to accommodation to food. Even hostels here are very, very expensive. So a big part of our trip went into optimizing what to eat and at the lowest possible price. Iceland में आइस भी 250 रुपए की मिलती है.
So we mostly ate bread or milk or rice. Iceland does not have public transport, so you will need to rent a car. And because of all these reasons, Iceland was my most expensive trip during the exchange. Iceland में अपने दोस्तों को bye बोल के, I moved on to my next destination. And in spite of having to finish all my pending assignments on trains, railway stations, and more trains, it was all worth it. Because I was going to meet my only extended family living abroad, my cousin's sister. दी के घर पहुंचते ही मेरा स्वागत इंडियन घर के खाने से हुआ और उस दिन एहसास हुआ कि चाहे आप जहां भी चले जाएं, वो खाना जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं वो ना केवल आपकी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा है पर आपके दिल के भी बेहद करीब है. It was a pleasure watching my sister living her European life, which is still so grounded to her roots. Talking to her about her new life, playing with my little niece, and the beautiful surroundings. That was the exact kind of reset I needed before moving on to my next destination. Eindhoven के बाद मेरा next stop was Amsterdam, the European city जिसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा सुना था और जो भी सुना था वो सब देखा. Beautiful canals, unique street art, इंसानों से ज़्यादा cycles, pretty streets and beautiful people. The city also has some crazy museums like Ripley's Believe It or Not, Madame Tussauds and a condom museum. As I walked around, I booked myself a city tour to know more about the city and the country. Our lovely Netherlands today with all its beautiful provinces. Our guide, Ophir, told us that to understand the Netherlands, we'll have to understand that the Dutch love money, hate taxes, believe in a unique societal tolerance system called Dutch tolerance, and the country loves tulips, wooden shoes, and the color orange. Amsterdam के coffee shops और Chinatown भी देखा and tried stroop waffles. Tour के बाद भी I walked around more and fell in love with the free spirit of the city. Amsterdam was followed by another city in the Netherlands, Rotterdam. And the first thing you see as you step out of the station is this garden and the fountain. To me, Rotterdam felt like the perfect balance of modernity and nature. One of those cities I could see myself living a happy life. And maybe that's why I have so many clips of the architecture and greenery. Just walking around the city made me really happy. The little parks here and there, and of course, good gelato. Sadly, it was a short stay, but I had nothing to complain because my next stop was Paris. Let me show you how to get a full touristy experience of the Louvre. Hop on a train, pretend to do your research, get on the Paris metro, get out of the metro, reach the Royal Palace complex, enter the Palace complex, see the long lines, make your way to the back door end, take artistic pictures and videos of the pyramid, make your way in and start taking pictures of every single thing you see. Walk around the statues and act like you want to see them from all angles. See children on a school trip trying to beat the medieval artists. Realize the museum is too big, so get a map. Navigate your way through the labyrinth. And did I mention take pictures of the pyramids from all angles? Enter the room with ceilings like this. Gape but move ahead. You are on a mission. Enter the room with the paintings. Don't waste much time on the lesser known paintings. You are here to see the most famous painting. Focus the picture on you because of course everyone has seen the Mona Lisa. Cross another big crowd and take your last picture of the pyramid. Congratulations, you just finished your touristy Louvre experience. Heart beats fast, colors and promises. What is the first thing that comes to your mind when you think of foreign travel? For me, it was the Eiffel Tower. So of course I went to see it when I was in Paris. And honestly, the Eiffel Tower does not disappoint you, no matter how high your expectations. But it was these random things that stole my heart in Paris. The streets, the parks, the sidewalks, the boats on the Seine. Such beautifully dressed people. If you go to Paris, do check out the Eiffel Tower, but also be ready to observe the Parisian vibe. If just like me, you had always dreamt of becoming a Disney star, meeting your animated heroes and going to Disneyland, then this video is for you. We started with Buzz Lightyear Blast, but sadly I collected the least points among all my friends, followed by the Hyperspace Mountain and the enchanting world of Pirates of the Caribbean. Then the Curious Labyrinth, where we almost got lost. Then the midday Disney parade, where it was a delight watching the little kids meet their heroes. Thunder roller coaster, though we had to wait for an hour. Of course, the day ended with a unique Disneyland laser show, and the little kid inside me cried out of joy, for we had made our little dream come true. Have you ever been to a Mediterranean island?
After Paris, we traveled to Marseille in the south of France and then to one of the prettiest islands in the Mediterranean. Stick till the end to find out which island I'm talking about. Marseille, the oldest city of France, is a port city with very steep slopes and views like this from the Notre Dame Basilica situated on a hill. A 30-minute ferry from Marseille took us to a tiny group of islands which looked like they were scenes from an exotic movie. You could just swim in the waters and bathe in the sun without a worry in the world. On our way back, we saw the most mesmerizing sunset. And for the ones still waiting, we went to the Frioul Islands off the coast of Marseille. नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत घूम लिया, पर आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने दोस्त से मिलने। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठकर घंटों बातें कर सकते हैं, पर जब आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, you got to cherish them. बिल्कुल ऐसी ही दोस्ती है मेरी प्रीत के साथ. He's helped me through some of my worst days and celebrated some of my happiest days with me. So I traveled to his exchange university location, which happened to be a beautiful coastal town, Nice. अपने exchange term और travels के बारे में बात करने के बाद, he gave us a short tour of Nice. The pretty streets, the beautiful beaches, everything. And we also tried sukka, which is basically बहुत महंगा बेसन का चीरा. And then we ranted how tough it is to be a vegetarian in Europe. It's worse for him, he's a Jain. अपने experiences का पिटारा शेयर करने के बाद मुझे अगले शहर के लिए निकलना था, पर इस छोटी सी मुलाकात ने नीस को काफी अपना सा बना दिया. Will you believe me if I told you that I covered the entire length of a country in just a few hours? It's true! Welcome to Monaco, the second smallest country in the world. After Nice, we entered Monaco in a bus and then walked to cover the entire country. It takes less than a minute to realize that the country is filthy rich, the highest per capita GDP, and that makes you feel filthy poor. Palace-like mansions, expensive yachts, luxury cars, all of these can be spotted very easily. We also saw the world's most famous F1 hairpin, where cars like Bugatti and Porsche crossed every few minutes. But the only thing we could afford in Monaco was a cycle ride. Or maybe not even that. I don't know, I didn't check. Spain is a traveler's dream because it has everything: beautiful beaches, stunning scenery, rich culture, perfect weather, adventure activities, the most delicious food, and the happiest people. We Indians know Spain because of ZNMD. तो full feels के लिए हमने road trip भी कर ली. Then we went to the famous Park Güell and the Tossa de Mar beach. Both were a perfect mix of nature and good architecture. बार्सिलोना और मड्रिड के बाद we traveled to Sevilla because वहाँ हमें अपने exchange की या शायद अपनी जिंदगी की सबसे exciting चीज जो करनी थी. If you know, you know, or else wait for the next video. What is the scariest thing you've done in your life? This was mine. Took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. सिविया में स्काई डाइविंग करने के बाद अब बारी थी सेन्योरिटा से मिलने की. मेरा मतलब स्पेन के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म फ्लेमेंको देखने की. दिस आर्ट फॉर्म कंबाइंड पैशन, एनर्जी एंड क्रेजी फुट टैपिंग. एंड आई वाज इन ऑ लॉन्ग आफ्टर इट वाज ओवर. स्पेन में इस अमेजिंग लास्ट डे के बाद अब समय था वापस लिल जाके पढ़ाई शुरू करने की. एंड दैट मेंट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग. घूमना फिरना तो ठीक है, पर जिस काम के लिए यहाँ आए हैं थोड़ा वो भी कर ले. It was time now to go back to my exchange university and complete my courses and submissions. So I shifted to an Airbnb and walked to class through this beautiful road every day. Almost every class involved some kind of group activity. और यहाँ पे भी Indian students की कमी नहीं थी. Ate lunch in the student cafeteria and chatted with my classmates about life and education in our respective countries. We bonded for our love for travel and exploration, then walked back home in the evening to make dinner. This was the day I cooked pasta with bread and hummus. Want to know what I studied at my exchange university in France? Let me take you to one of my most interesting classes there, New Product Marketing. Each group was given a product,
we got this LED mini lantern. The product was unsuccessful in the market and our task was to find out why. And we did it in the most unusual way. We wrote a breakup letter to the product describing why this relationship didn't work and how the product had not stood up to our expectations. We then worked out the pains, gains, and the ways in which the product could be improved. By the end of this exercise, our faces looked like this. But then we chatted around and learned the Hungarian alphabets, the 4 O's. Write in the comment section which is that one product you want to break up with. प्रोडक्ट मार्केटिंग कोर्स में प्रोडक्ट्स को ब्रेकअप लेटर लिखने के बाद आई टुक अप अ सस्टेनेबिलिटी कोर्स where we played the role of imaginary consultants to some of the biggest companies in the world and came up with recommendations to help them become more sustainable. With 200,000 bottles per minute, Coca-Cola produces 3 million tons of plastic packaging every year, and the world is taking note of that. Our video presentation for Coca-Cola was voted the best overall plan. Another interesting course was called New Product Creation and Diffusion, where we came up with new and crazy startup ideas and then presented it to the class. पर आपको पता है इन सारी एक्टिविटीज का बेस्ट पार्ट क्या था? नए दोस्त बनाना, उनकी लाइफ और ड्रीम समझना और ऐसे बैठकर घंटों बातें करना. That for me was probably the best part of these exchange classes. कभी सोचा है how does it feel to be an Indian student living alone in a foreign country? आप बिना कुछ किए ही भीड़ से अलग दिखते हैं. हाँ, ना, थैंक यू प्लीज के अलावा वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती. रहने के लिए जगह ढूंढना, डेली कम्यूट, ग्रोसरी खरीदना, कुकिंग, सब कुछ खुद करना होता है. हर चीज इंडिया से 5 गुना महंगी लगती. कॉन्स्टेंटली बस ये सोचते कि पैसे कैसे बचाए. और अगर कभी बाहर खा भी लिया तो वेज नॉन वेज का चक्कर, टेस्ट पसंद ना आने का चक्कर. क्लासेस तो ठीक है पर उसके बाद क्या? आप अकेले घूमना और ऐसे खुद से बात करना सीख जाते हो, क्योंकि या तो आपको इंडिया जैसे बातूनी लोग नहीं मिलते या लोग मिल भी गए तो लैंग्वेज बैरियर. और हाँ, यहाँ लोग स्माइल भी कम करते हैं, न जाने क्यों. फिर आप वो सब याद करने लगते हो जो इंडिया में अच्छा है. घर को थोड़ा एक्स्ट्रा मिस करने लगते, अपनी माँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल करते और अपने फेवरेट छोले चावल बनाकर हाथ से बिना किसी फिक्र के खाते, ये सोच के कि पता नहीं कैसे पर सब मैनेज हो जाएगा. 3 हफ्ते नॉन स्टॉप क्लासेस करने के बाद इट वाज टाइम टू हिट द रोड अगेन. और मेरी नेक्स्ट कंट्री शायद हर किसी के ड्रीम लिस्ट में होगी. इट वाज टाइम फॉर स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड एंटर करते ही 2 चीजें आपको बहुत क्लियरली दिखती हैं. 1, स्विट्जरलैंड माइट बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑन द प्लैनेट, एंड 2, स्विट्जरलैंड माइट बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज ऑन द प्लैनेट. भाई, यहाँ एक पोटली लहसुन भी 200 रुपए का मिलता है. स्विट्जरलैंड का ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कोना भी किसी रोमांटिक मूवी का सीन लग रहा था. एक बार में किस तरफ देखे ये समझ नहीं आ रहा था. But the views and the experience of this ferry ride topped everything. Allow me to take you along on a beautiful hike in Switzerland. Get on a train in Interlaken and take the window seat to keep gasping at the views. Get down at Grindelwald first. Reach the cable car boarding point and hop on one of these. Get ready for another set of jaw-dropping views. And don't forget to say hi to the Swiss cows. Get down at the last stop and start to follow the crowd. Stop to say hi to the camera and eat the grapes you brought along. Do some sightseeing and click touristy pictures while you're at it. Then make the life-changing decision at this crossroad by turning right. Set your target and start walking. Keep motivating yourself and stopping for the views. In about an hour, you would have reached the Bakalpsi Lake. Get out your lunchbox and start eating. Wasn't that the whole point? Walk, get tired, and then eat with a view. Switzerland के बाद our next country was Austria, and no one had told me it was going to be this pretty. साल्जबर्ग में एक दिन रहने के बाद हम पहुंचे हॉलस्टैड, और चाहे मैं जो कह लूं, मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगी कि ये जगह असल में कितनी सुंदर है. I mean, just look at this place. यही वजह है कि यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं कि यहाँ के लोकल्स ने हाल ही में टूरिस्ट कम करने के लिए प्रोटेस्ट भी किया था. ऑफ सीजन में भी इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊं. We walked around getting a feel of the town and soaking its beauty. इस वाटरफॉल का ठंडा पानी भी पिया और यहाँ के एक फेमस कैफे में एप्पल स्ट्रूडल खाया. And then it was time to visit the oldest salt mine in the world. More about that in the next video. आज हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी सॉल्ट माइन, साल्ज़वेल्टन इन हॉलस्टैड. इस माइन तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, या तो ये फर्निकुलर के थ्रू या तो हाइक करके. और अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 2 घंटे हाइक करने वाला ऑप्शन चुना. मैप देख देख के इतना चलने में थकान तो हुई, हम रास्ता भी भटक गए, पर इस व्यू ने हमें काफी मोटिवेट किया और फाइनली हम इस माइन के एंट्रेंस तक पहुंच ही गए.
फिर हमें ये यूनिफॉर्म दी गई और हम अपने आज के गाइड से मिले। माइन एंटर करते ही हमें दीवारों पर नमक की परत दिखाई दी और यहाँ नीचे जाने के लिए इन वुडन स्लाइड्स का यूज होता है जो किसी एडवेंचर राइड से कम नहीं होता है। हम वॉक करते करते ये समझ रहे थे कि यहाँ सॉल्ट कैसे पाया गया और इसे माइन कैसे करते हैं। हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सॉल्ट भी टेस्ट किया, नहीं उसमें कुछ अलग टेस्ट तो नहीं था। और फाइनली अपनी लास्ट राइड बोर्ड करके वी वर आउट ऑफ दिस माइन। हम निकले तो थे -2 डिग्री सेल्सियस में वियना घूमने, पर आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड टू स्नो। थोड़ी देर इससे बचने की कोशिश की, पर फिर लगा दिस इजंट हाउ आई शुड बी सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ माय लाइफ। फिर क्या, बर्फ में खेला कूदा और इसे खाया भी। Being able to run around in this beautiful park with snow falling on me was a dream. रात को हम वियना का वर्ल्ड renowned क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने गए। The decorations, the rides, the unique food and the festive vibe. वहाँ पे हर इंसान के हाथ में hot spiced wine थी, as if it was compulsory. So we had to try it. Then we saw a small ice skating ring in the middle of the market. ट्राई करने का मन तो बहुत था, पर लोगों को ऐसे गिरते देख I backed out. But the next day I saw another ring and I knew I had to try. पर उसके बाद जो हुआ वो याद करके आज भी मुझे हंसी और रोना साथ में आता है। Do you know what happens when your worst fear comes true? For the ones new here, hi, I'm Ria. And this is the series where I take you along my foreign exchange journey across Europe. Last video में मैंने आपको बताया कि how I couldn't stop myself when I saw this ice rink in Vienna. Even though I had never ice skated before, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लगा था कि मैं जैसे ही बर्फ पर उतरूंगी, I will automatically start skating effortlessly. पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. I fell, and then I fell again and again and again till I lost count. I even had little kids and polite strangers help me. यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर प्रॉब्लम तब हो गई जब एक बार मैं बहुत जोर से गिरी और मुझे समझ आ गया कि मेरे हाथ में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। The pain was intense. I couldn't move my hand for 2 days. इंडिया वापस आके पता चला it was a fracture. But do you know what happens when your worst fear comes true? You realize you are stronger than you had imagined. You realize that life में हमेशा बच के नहीं जी सकते. There are some days when you need to stand up and fight against that fear. वियना में उस हैंड इंजरी के बाद I rested for 2 days. बट फिर लगा लास्ट का 1 हफ्ता है, कुछ एडवेंचरस नहीं पर टूरिस्टी साइट सीइंग तो कर ही सकते। सो आई रैप्ड अ क्रेप बैंडेज अराउंड माय आर्म और जैसे तैसे करके मैं अपने ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन पहुंची, व्हिच वाज हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट। वी सॉ द बुडापेस्ट कैसल एंड द पार्लियामेंट बिल्डिंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट हंगरी वाज दैट इट हैड द विंटर वाइब्स ऑफ यूरोप, बट इट वाजंट एज एक्सपेंसिव एज फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो हमने हर दिन 1-2 मील बाहर खाई, roamed around at night doing crazy things, and then visited a ruin bar. We are at a ruin bar which is built on remnants of old toned down buildings. I was starting to get nostalgic about my exchange term coming to an end. But it is how it is. 3 महीने यूरोप घूमने के बाद I was back to Paris again, the place where it all started in September 2023. Even though my arm was hurting and I wanted to safely reach home as soon as possible, I was getting nostalgic. मेरे लाइफ में कभी भी कुछ चेंज होता है ना तो मैं घबरा जाती हूँ। पहले यूरोप आने के बारे में घबरा रही थी और अब वापस जाने को लेकर। सब कुछ अकेले मैनेज करके मैं सेफली एयरपोर्ट पहुंच गई और फिर अपने लास्ट 5 यूरो के नोट से 2 रैप्स खरीदे। रुक के ये सोच रही थी कि पता नहीं अगली बार यूरोप कब आऊंगी। अगर अगली बार आई भी तो क्या इतनी खुशी और एक्साइटमेंट होगी, या जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसे अमेजिंग 3 महीने फिर कभी नहीं मिलेंगे, किसे पता। पर मैंने ये सारे थॉट्स हटाए, फ्लाइट में मस्त खाना खाया, मूवी देखी और 4 घंटे सोई। आई नो जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, ऐसे हजारों ट्रिप्स करने हैं, बट माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल टू मी। Just after video 45, I asked you to ask me questions about my exchange term, and I was flooded with replies. First, what were the culture shocks? Most people brush their after breakfast. People in Europe follow queues and traffic rules very sincerely. People take a lot of care of their fitness. I saw people running and cycling, be it rain, sun or snow. Colleges there do not have placements like us. They have to find opportunities, internships and jobs on their own. And finally, work-life balance is so much better in Europe. A lot of questions revolved around how to apply for exchange, what are the criteria for selection, etc. Most IIMs provide this opportunity for its students to go on exchange term, but depending on the number of seats available with the college, the required academic criteria may differ. I can give you the example of IIM Bangalore. For our batch, there were close to 180 plus seats available out of the batch of 525 students.
So you had to be in the top 40% of your batch in terms of CGPA to get the opportunity to go on exchange. Hi Ria, ready for a rapid fire? Hi Stuti, absolutely. Which was the most beautiful country you visited? Switzerland felt like the most beautiful country on earth, whereas Iceland felt like the most beautiful country that does not belong to earth. What about the country where you had the best overall experience? Has to be Austria. Loved everything about the country and felt like it's underrated. The snow, the people, the food, the culture, things to try, everything was beautiful. What about the best new food you tried? I loved chimney cakes in Prague and Hungary. I tried vegan pho everywhere I went and I just fell in love with the dish. What about the most craziest activity you tried? Has to be skydiving, of course. What about the most adventurous thing you did? We looked up this random place in Iceland, hiked 4 hours to reach the place, and then we reached this natural hot stream and we swam there for hours. What about the most memorable activity? Has to be ice skating in Vienna and then breaking my arm. But was it all worth it? Absolutely worth it. In video 48, we answered the most requested question. आखिर exchange पे खर्चा कितना होता है? Here's a rough breakdown of my exchange expenses, and in the end, I give you some tips and tricks that I learned the hard way. My to and fro flights costed me 86,000 rupees. Visa and insurance costed me 31,000 rupees. The EU Rail 90-day pass costed around 54,000 rupees. My 3-month Airbnb accommodation in Lille costed me 1.5 lakh rupees. Accommodation, internal travel between cities, metro, buses, and all the activities that we did costed me roughly 1.56 lakh rupees. Food overall costed me 70,000 rupees. Stationery expenses here and there, which costed me 30,000 rupees. Out my total 95-day exchange expense to be 7,04,000 rupees. Now some final tips and tricks. Please book flexible flights. Make sure that you pack more food than clothes. Get the EU Rail pass, as well as use the discount that the EU Rail pass gets you for hostels and restaurants. We've always heard that traveling opens up your mind and teaches you so much. Here are my top 5 learnings as a foreign exchange student in Europe. Number 1. Every culture has its goods and bads. My philosophy is to take up the good and ignore the bad. The positives that I took up from the European culture include giving very high importance to work-life balance, leading a very fit and health-conscious lifestyle. I saw people in their 70s going on long hikes and cycling trips. Second, you will have to make the first move if you want to ask for help, talk to strangers, or just make friends. Number 3. Exchange helped me realize that I am physically and mentally stronger than I thought I am. Walked more than 15 kilometers daily, cooked my meals, attended classes, edited videos, planned all my travels, finished my assignments on buses and trains, and whatnot. Number 4. The times when I lived alone in France made me realize that if I can live alone in a foreign country where I don't even know their foreign language, then I can live alone anywhere in this world. Finally, Number 5. When you travel with a group, you have to learn to adjust, accommodate, and help out. And there will always be trade-offs when you want to take everyone together. But it's the moments you share and the memories you make that count. ये नहीं हो रहा मैनेज मेरे से. आई एम नॉट एबल टू फाइंड द टाइम टू एडिट वीडियोस. हर दिन इतना ट्रैवल, घूमना, कुकिंग, क्या करे. थोड़ा रिवाइंड करते हैं. आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं अपने आप से कितनी बड़ी प्रॉमिस कर रही थी. हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो व्हाइल ट्रैवलिंग एंड अटेंडिंग क्लासेस. मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना टफ होने वाला है ये. और जब इस सीरीज को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आई वाज रियली डिमोटिवेटेड. छोड़ दो फिर, 20 पे खत्म कर दो. ऐसे भी देख कौन रहा है. आई रिमेम्बर वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एंडिंग द सीरीज. नहीं, छोड़ तो नहीं सकते. आई हैव अ प्लान. तुम्हारा हेल्प लगेगा, मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, पर खत्म तो करेंगे. The positive encouragement and the appreciation in the comment sections served as an external motivation. But more than anyone, I wanted to do this video series for myself. क्योंकि मुझे अपने वीडियोस देख के खुशी मिलती थी और मैं ये मेमोरीज, इन अमेजिंग लोगों के साथ बिताए गए ये सारे मोमेंट्स को हमेशा के लिए अपने रील्स में सेव कर लेना चाहती हूँ. Thank you to everyone who made my exchange journey so special.